गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। लेटर मुगल्स का मतलब है ऐसे शासक जो औरंगजेब के बाद शासन किए। ये सफ़र शुरू होता है बहादुर शाह फर्स्ट से, ख़त्म होता है बहादुर शाह जफ़र पर। इसके बीच में भी जो शासक आए उसके बारे में भी हम देखेंगे और पढ़ेंगे। जो मुगल की अगर बात करें तो 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और ये सिलसिला मुगल डायनेस्टी का यहाँ से शुरू हो जाता है। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मीन्स अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, दैट इज 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस टाइम तक हम पढ़ते हैं मुगल्स के अंदर। एंड दैट इज आफ्टर दैट द रूरल्स हु आर द डिसेंडेंट ऑफ द मुगल्स आर नोन एज लेटर मुगल्स। जो उसके उत्तराधिकारी थे औरंगजेब के, उसके बाद से लेकर बहादुर शाह जफर तक के शासन को हम बात पढ़ते हैं लेटर मुगल्स के अंदर। 1707 में औरंगजेब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब के डेथ के बाद वहाँ पे उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई शुरू होती है। एंड दैट इज द बैटल ऑफ जजाओ। बैटल ऑफ जजाओ जो है ये 1707 में शुरू होता है। और इसमें क्या है, जो वर द सन्स ऑफ औरंगजेब, वो क्या है आपस में लड़ाई करते हैं। एंड अल्टीमेटली उनमें से एक विजयी होता है और वो बन जाता है मुगल शासक। उसका नाम होता है प्रिंस मुअज्जम। प्रिंस मुअज्जम को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। एंड एट द एज ऑफ 63 ही बिकम्स द किंग। 63 साल की उम्र में वो किंग बन जाते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट किंग बन जाते हैं एट द एज ऑफ 63। आइए देखते हैं बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में। बहादुर शाह फर्स्ट जो थे ये 1707 में किंग बने। अब इन्होंने पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज अपनाई। पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जो इनके भाई थे उनके फेवर में भी जो नोबल्स थे उनको इन्होंने माफ कर दिया। एंड ही प्रोवाइडेड अ रेस्पेक्टेड पोस्ट एंड डेजिग्नेशन इन हिज कोर्ट। अपने राजकाज में उन्हें भी सम्मान दिया और उन्हें भी पद पे रखा। वैसे लोगों को जो उनके खिलाफ थे ड्यूरिंग द वार ऑफ सक्सेशन, जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें जो उनके खिलाफ थे उनको भी इन्होंने तवज्जो दी। ये सबको मिलाकर चलने वाली नीति पे काम कर रहे थे। इन्होंने जो राजा ऑफ अम्बे और जाट्स ऑफ चूड़ामल उनसे भी दोस्ती की। इसके बाद इन्होंने गुरु गोविंद सिंह इनसे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद इनकी जब डेथ हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की, तो यहाँ पे एक उनके उत्तराधिकारी आते हैं बंदा बहादुर को भी बंदा बहादुर ने क्या क्या कि ये
अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित कर दिया, तो उसे ये बहादुर शाह फर्स्ट जो है वहाँ पे ही कुड नॉट बिल्ड अ गुड रिलेशन और फ्रेंडली रिलेशन। इसने क्या किया था, साहू जो कि कैप्टिव था उसे भी रिलीज कर दिया। उसके बाद मराठास आपस में भी लड़ने लगे और मुगल से तो लड़ रहे थे सो अलग। बहादुर शाह फर्स्ट 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है और 1712 से 1713 यहाँ पे बनते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह जहांदार शाह जब शासक बनते हैं, फॉर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय सुदृढ़ता के लिए ये इजारा सिस्टम लॉन्च करते हैं। इजारा सिस्टम, इजारा सिस्टम। और नॉन मुस्लिम पे जो जजिया टैक्स था वो इसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद जहांदार शाह के बाद जिसका नाम आता है वो है फारुखसियर। फारुखसियर मतलब 1713 से 1719। इस फारुखसियर के टाइम पे क्या होता है कि जो बंदा बहादुर है उसे पकड़ लिया जाता है एंड बंदा बहादुर को पकड़ने के बाद उसे दिल्ली में एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन मुस्लिम रूल इन द पंजाब एंड्स, नॉन मुस्लिम एंड हो जाता है। फारुखसियर ने एक और काम क्या किया था, 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था। फरमान, और उसे हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या था, जो कलकत्ता रीजन था उस टाइम, कलकत्ता, यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो ड्यूटी फ्री था। ड्यूटी फ्री था, 3000 रुपये देने पड़ते थे, मात्र 3000 में ही वो अपना व्यापार कर सकते थे। उसके बाद वो जो दस्तक था, दैट इज द पासेस, वो किसी और को भी दे सकते थे एंड दे कैन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे कैन रेंट मोर लैंड नियर कलकत्ता। इसके बाद सूरत, सूरत में 10,000 रुपीज़ था और द करेंसी क्वाइंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो वैलिड था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो ये जो था, ये फारुखसियर का था। 1719 में क्या होता है, सैयद ब्रदर्स होते हैं। सैयद ब्रदर्स क्या है, नोवेल्स हैं। एक और काम होता है यहाँ पे, जो औरंगजेब के टाइम में जो नोबल्स रिटायर हो गए थे उसमें थे एक निज़ाम उल मुल्क, इनको अपॉइंट कर देता है और डेक्कन का सूबेदार इंचार्ज बना देता है कौन, फारुखसियर। उसके बाद 1719 में जो नोवेल्स था फारुखसियर के कोर्ट में, सैयद ब्रदर्स वो एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं और फारुखसियर को डिथ्रोन कर देते हैं। दे मेक हिम ब्लाइंड एंड एग्जीक्यूट। और उस टाइम बनता है सैयद ब्रदर्स के साथ मिलके रफ़ी उद दर्जात एंड रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रूलर बन जाते हैं।
इनके बाद दैट इज रफ़ी-उद-दौला 1719 के बाद जिसका रूल आता है दैट इज मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जस्ट अ मिनट। 1719 से 1748। मोहम्मद शाह रंगीला। अगर हम मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो ये भी सैयद बंधु, जो सैयद बंधु हैं उन्हीं के हेल्प से ये बनते हैं। रूलर जो है ये उसी के हेल्प से बनते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। इनके कार्यकाल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हम देखेंगे। काफ़ी सारे युद्ध होते हैं, डेट इज़ बैटल ऑफ सारखेड़ा, बैटल ऑफ सारखेड़ा, बैटल ऑफ पालखेड़, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। 1724। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में जो निज़ाम उल मुल्क थे, वो जो डेक्कन में थे, उन्हें बुला लिया जाता है दिल्ली, एंड कोर्ट में उसे ग्रैंड वजीर बना दिया जाता है। ग्रैंड वजीर बनने के बाद वो देखते हैं कि मुग़ल कोर्ट में काफ़ी करप्शन है, एंड ही ट्राइज टू इम्प्रूव इट। वो उसे उसमें कुछ करना चाहते हैं। ही वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम। इससे मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी सत्ता पे भरोसा नहीं रहता। उन्हें लगता है कि जो मोहम्मद निज़ाम उल मुल्क है, हो सकता है ये हमें सत्ता से बेदखल कर दे, इसलिए उसका ट्रांसफ़र अवध कर देते हैं। लेकिन वो अवध जाने के बजाय डेक्कन चला जाता है। कौन? निज़ाम उल मुल्क। डेक्कन जाने के बाद वो वहाँ का जो सूबेदार है, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द मुगल, उससे युद्ध करता है, एंड वो युद्ध जीत जाता है, एंड निज़ाम बिकेम इंडिपेंडेंट बट ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं होता है। बट जो जीत जाता है वो कौन है? निज़ाम उल मुल्क।
बैटल ऑफ सरखेड़ा निज़ाम उल मुल्क और मुगल्स के बीच में होता है, जिसमें विजयी होता है निज़ाम उल मुल्क। उसके बाद बैटल ऑफ पालखेड़। बैटल ऑफ पालखेड़ जो है ये बालाजी बाजीराव और मुगल्स के बीच में होता है, जिसमें बालाजी बाजीराव की जीत हो जाती है एंड मराठास जो हैं वो नॉर्थ में भी कैप्चर कर लेते हैं। और हमें पटाखों की आवाज़ आने लगी है, इसका मतलब नाउ वी आर इन 2023। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ करनाल। इसी बीच क्या होता है, नादिर शाह जो है वो दिल्ली पे अटैक कर देता है। मुगल सोचते हैं इसे दिल्ली से थोड़ा दूर रखा जाए और मुगल्स कहाँ जाते हैं, करनाल। और करनाल में युद्ध होता है किसके बीच, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। और मात्र 3 घंटे के अंदर ही नादिर शाह जो है मुगल्स को हरा देता है एंड गोल्डन थ्रोन, मयूर सिंहासन वो लेके चला जाता है। अंतिम शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा वो कौन सा था, मोहम्मद शाह। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद 1748 से 1767 के बीच 7 बार कौन अटैक करता है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कितने बार अटैक करता है, 7 बार, 1748 टू 1767। ये हम किसके बारे में देख रहे थे, मोहम्मद शाह रंगीला। 1748 से 1754। इसके बाद कौन आता है, अहमद शाह के टाइम पे अहमद शाह की माँ उधम बाई, कबीला खान, यूनेस लवर जावेद खान वो सब चलाते हैं इसके शासन को, बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। 1754 से 1758। इस टाइम कौन है, आलमगीर सेकेंड के टाइम पे ही क्या होता है, बक्सर का युद्ध। 1757 में बक्सर का 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। आलमगीर सेकेंड के टाइम पे, ये सब हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। आलमगीर सेकेंड के बाद कौन आता है, शाह आलम सेकेंड, 1760। शाह आलम सेकेंड के टाइम पे क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 1764 शाह आलम के टाइम पे क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम सेकेंड के बाद कौन आता है, अकबर सेकेंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर के ही टाइम पे 1857 में उसे घोषित कर दिया जाता है। 1857 में जो रिवोल्ट होता है, पुलिस म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, उसमें उसे राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो हडसन के पास सरेंडर करता है एंड
टॉम ऑफ हुमायूं एंड ही वाज सेंट टू रंगून इन एग्जाइल, जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद बीच में मराठास का भी जिक्र आया और सिपाही म्यूटनी। ये सब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।